हाय एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कंप्लीटनेस इन मेट्रिक स्पेस। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम दो थ्योरम शो करेंगे। पहला थ्योरम है अ सबस्पेस y ऑफ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस xt इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो हमने सबस्पेस ऑलरेडी पढ़ा है, इसका कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी देखा है कि ये क्या होता है। इस मेट्रिक स्पेस xt का एक सबसेट ही होता है और इसके अंदर जो मेट्रिक होता है वो यही होता है d। इसको मैंने स्टार से लिखा है, लेकिन इस पे रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ये जो है सिर्फ y के एलिमेंट पर लागू होता है। ठीक है, यहाँ पे d जो है पूरे x पर है, यहाँ पे d जो है सिर्फ y पर है, उसे हम सबस्पेस कहते हैं। और हाँ, तो बात ये चल रही है कि ये जो सबस्पेस y है ये जो है कंप्लीट कब होगा। ये तभी कंप्लीट होगा अगर वो क्लोज्ड होगा इस xt के अंदर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर rd का मेट्रिक स्पेस लेती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि इसका अगर मैं कोई सब स्पेस लूँ तो वो कंप्लीट हो। rd जो है वो कंप्लीट है, हम इसको भी शो करेंगे। ठीक है, हमने एग्जांपल के थ्रू तो देखा है कि rd इज कंप्लीट, इसका थ्योरम भी हम देखेंगे। सो rd विथ यूजुअल मेट्रिक स्पेस d इज कंप्लीट। लेकिन अगर मैं इसका कोई सब स्पेस लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0,1, ठीक है, तो ये जो है ये इसका सब स्पेस तो है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक 1/n कॉची सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट नहीं है। 1/n 0 को कन्वर्ज करती है, लेकिन ये जो 0 है वो इस सबस्पेस के अंदर नहीं है। तो ये एक क्या कहते हैं, ये कंप्लीट सबस्पेस नहीं है। ठीक है, लेकिन यही अगर क्लोज्ड इंटरवल होता तो ये कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखनी है कि जो सबस्पेस होते हैं मेट्रिक स्पेस के वो कंप्लीट तभी होते हैं अगर वो क्लोज्ड हो। तो क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन है, हमें दोनों तरफ से इसको शो करना पड़ेगा। तो पहले हम मान के चलते हैं कि y, मान लीजिए ये क्या है, कंप्लीट सब स्पेस है इन मेट्रिक स्पेस xt, और हमें ये शो करना है कि वो क्या है, इट इज़ क्लोज्ड। सो y इज कंप्लीट सबस्पेस ऑफ xt। ठीक है, और टू शो क्या करना है हमें कि y इज क्लोज्ड। ठीक है, ओके। अगर मुझे y को क्लोज्ड दिखाना है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। ये डेफिनेशन होती है क्लोजनेस की। सो दैट इज टू शो दैट इज y कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए मैंने कोई a ले लिया जो कि क्या है, y का लिमिट पॉइंट है, और मुझे ये शो करना है कि जो मैंने y का लिमिट पॉइंट लिया है y में कंटेन करता है। सो लेट a बी लिमिट पॉइंट। किसका लिमिट पॉइंट? लिमिट पॉइंट ऑफ y। ठीक है, एंड आई हैव टू शो दिस कि a जो है वो y में कंटेन करता है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो वहाँ पे आपको एक थ्योरम हमने पढ़ाई थी, वो थी कि a जो है किसी सबसेट a का लिमिट पॉइंट तभी होता है अगर उस सबसेट में एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करे जो कि उस a को कन्वर्ज करे। ठीक है, सो a बी लिमिट पॉइंट ऑफ y, दैट इज हमने थ्योरम अप्लाई की है कि दैट इज देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस an। ऐसी सीक्वेंस an एग्जिस्ट करेगी जो कि उस a को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो a को कन्वर्ज कर रही है, और हमने पढ़ा है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होते हैं, कॉची सीक्वेंस होते हैं। सो an इज कॉची बाय थ्योरम। तो इसके अंदर बहुत से थ्योरम लग रहे हैं। an कॉची है और y क्या है, कंप्लीट है, और कंप्लीट मेट्रिक स्पेस के अंदर क्या होते हैं, हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज कि an इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी कन्वर्जेंट था, यहाँ पे भी कन्वर्जेंट है, लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि an इज कन्वर्जेंट इन y बिकॉज y इज कंप्लीट सबस्पेस, अपने अंदर वो कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम ये कह रहे हैं कि an जो है a को कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन ये गारंटी नहीं दे रहा है कि ये जो a है उस y में बिलोंग करता है नहीं करता, लेकिन यहाँ पे गारंटी दे रहा है क्योंकि an कॉची है, y कंप्लीट है, इसलिए an जो है वो y में कन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर इसका मतलब ये है कि ये जो a है
ये किस में बिलोंग करता है, y में बिलोंग करता है, बिकॉज an इज कन्वर्जेंट इन y एंड an कन्वर्जेस टू a। तो ये जो a है ये y में बिलोंग करता है, और यही हमको शो करना था। हमने a क्या लिया था, लिमिट पॉइंट लिया था y का, और हमने ये शो कर दिया कि a बिलोंग्स टू y। देयरफॉर a मैंने कोई भी आर्बिटरी पॉइंट लिया था, इसीलिए हर लिमिट पॉइंट y का उसमें कंटेन करता है, देयरफॉर y इज क्लोज्ड। ओके, अब हमें इसका सेकेंड पार्ट दिखाना है कि y मान लीजिए क्लोज्ड है, तो हमें ये शो करना है कि y जो है एक कंप्लीट सब स्पेस है इस कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस का। ठीक है, तो मान लीजिए y जो है क्लोज सबसेट है कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस xt का, और हमें ये शो करना है कि y कंप्लीट है। y को कंप्लीट दिखाने के लिए मुझे क्या शो करना होगा, दैट इज टू शो कि अगर मैं y के अंदर एक an कॉची सीक्वेंस लेती हूँ तो वो उसमें क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो an मैं कोई भी एक आर्बिटरी सीक्वेंस लूँगी, आर्बिटरी कॉची सीक्वेंस लूँगी, सो अगर उसको मैं कन्वर्जेंट दिखा देती हूँ देन y इज कंप्लीट। सो an इज कॉची सीक्वेंस इन y, और हमें क्या शो करना पड़ेगा, इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये चीज़, ये हमारा एम है। तो मान लीजिए an क्या है, एक कॉची सीक्वेंस है y के अंदर, सो लेट an बी कॉची सीक्वेंस इन y। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि अगर an जो है y के अंदर कॉची सीक्वेंस है, दिस इम्प्लाइज कि an जो है वो x के अंदर भी कॉची सीक्वेंस है। सो an इज कॉची सीक्वेंस इन x, क्योंकि y जो है x का सबसेट है। ठीक है, अगर an जो है वो कॉची सीक्वेंस है x के अंदर, और x जो है वो कैसा है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि an जो है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि an कन्वर्जेस टू a इन x। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर an कॉची सीक्वेंस है कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस xt के अंदर, देन दिस कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सो an कन्वर्जेस टू a, मान लीजिए a जो कि किस में है, x में है। अब हमारा एम ये है कि मैं ये दिखाऊं कि ये जो an कन्वर्जेस टू a है, ये जो a है ये y के अंदर आता है। ठीक है, an तो कॉची है, लेकिन अगर मैं ये दिखा दूं कि वो y के अंदर भी कन्वर्जेंट है, मतलब जिस पॉइंट को वो कन्वर्ज कर रहा है वो y के अंदर आता है, देन y इज कंप्लीट। तो मुझे ये शो करना पड़ेगा कि मुझे इस a को जो है y के अंदर दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए an कैसा हो सकता है, an जो है या तो ये जो लिमिट पॉइंट है जिसको वो कन्वर्ज कर रहा है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये a जो है इसी के अंदर कंटेंट हो, या तो ये हो सकता है कि a इसके अंदर कंटेंट ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक सीक्वेंस है 1 1 1, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, ये किसको कन्वर्ज कर रही है, ये 1 को कन्वर्ज कर रही है, और 1 इसका मेंबर है। ठीक है, और एक लेते हैं 1/n, सो 1/1 1/2 एंड सो ऑन, ये किसको कन्वर्ज कर रही है, 0 को कर रही है, लेकिन 0 जो है इसके अंदर नहीं है। सो लिमिट पॉइंट उसके अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं a लेती हूँ जो कि क्या है, रेंज है, किसका रेंज है, इस an का रेंज है। ठीक है, तो अगर ये a फाइनाइट हुआ, अगर a फाइनाइट हुआ तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे a1 a2 एंड सो ऑन, ये सारे a को कन्वर्ज कर रहे होंगे। तो फाइनाइट है मतलब ये फाइनाइट डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, मतलब an, और इसके बाद ये a को कन्वर्ज कर रहे होंगे, मतलब इसके बाद के सारे एलिमेंट जो हैं वो a आएंगे इस तरह से। ठीक है, तो a जो है इस a के अंदर a कंटेंट हो रहा है। ठीक है, और an हम कहाँ ले रहे हैं, कॉची सीक्वेंस इन y, तो ऑब्वियसली वो जो रेंज है a, वो a क्या है, इट इज सबसेट ऑफ y, बिकॉज हम an जो है कॉची ले रहे हैं y के अंदर। तो ये जो an सीक्वेंस बनी है ये y के एलिमेंट की बनी है। ठीक है, अगर a फाइनाइट हुआ तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी टाइम a आ रहा है। ठीक है, तो
इस रेंज के अंदर ये ए कंटेन्ड हो रहा है. सो दिस इम्प्लाइज कि ए बिलोंग्स टू ए एंड दिस ऑटोमेटिकली इम्प्लाई दैट ए बिलोंग्स टू वाई. ठीक है, ये बस बोलने का तरीका है. इसका मतलब ये है कि ये जो लिमिट पॉइंट है या तो इसके अंदर हो सकता है या तो नहीं हो सकता है. तो ये वो वाली कंडीशन है जब लिमिट पॉइंट इसके अंदर आ रही है. ठीक है, सो ये तो सिंपल सा केस था. जब लिमिट पॉइंट जो है इस सीक्वेंस के अंदर आए तो वो इसके रेंज में भी आएगी और रेंज जो है वाई का सबसेट है, इसलिए जो लिमिट पॉइंट है ये वाई के अंदर आ गई. ठीक है, सो ए बिलोंग्स टू वाई. दिस इम्प्लाई कि जो ए एन है, ए एन कन्वर्जेस टू ए लेकिन इन वाई में. ठीक है, तो ये जो ए जो है वो वाई में आ गया. सो वाई इज कंप्लीट. ठीक है, लेकिन अगर हम ये बात करें कि मान लीजिए ये जो लिमिट पॉइंट है वो ए के अंदर नहीं है. ठीक है, यानी कि इसी को बोलने का दूसरा तरीका है कि मान लीजिए ए इज इनफाइनाइट, जैसे कि ये वाली कंडीशन है. इसमें 1/n जो है इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ रहे हैं उसके अंदर, लेकिन जीरो इसके अंदर नहीं आ रहा है. ठीक है, सो ए इज इनफाइनाइट और ए इज सबसेट ऑफ वाई. ए जो है अगर इनफाइनाइट है और ये जो सीक्वेंस है ए एन, ये जो है ए को कन्वर्ज कर रही है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लगाते हैं कि अगर ए एन जो है, ए एन सीक्वेंस ए को कन्वर्ज कर रही है, इसका क्या मतलब होता है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एन एंड ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट. मतलब एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसके बाद ए एन और ए के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा हो जाता है. इसी चीज़ को दूसरी डेफिनेशन में किस तरह से लिखते हैं कि ए एन जो है ओपन स्पीयर एस ए एप्सिलॉन में बिलोंग करता है, जिसका सेंटर ए है और रेडियस एप्सिलॉन है. ठीक है, अब ये ए एन जो है, हाँ, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट. ठीक है, अब मुझे बताइए एन नॉट के बाद कितने एलिमेंट आएंगे विच आर ग्रेटर देन एन नॉट. ओके, ऐसे कौन से नेचुरल नंबर हैं जो एन नॉट से बड़े हैं? इन्फिनाइटली मेनी. और इन्फिनाइटली मेनी ए एन के लिए कंडीशन ट्रू है. और ए एन कहाँ का है? ए का है, बिकॉज ए इज रेंज. इसके अंदर जो है ये A1 A2 A3 ये सारे आते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो A है ये इस A का लिमिट पॉइंट है. दिस इम्प्लाइज कि स्मॉल a इज लिमिट पॉइंट. लिमिट पॉइंट का क्या मतलब होता है? एक उस पॉइंट के ऊपर एक ऐसा ओपन स्फीयर सच दैट कि उस सेट के जो है इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स आए उसके नेबरहुड में. तब हम कहते हैं कि ये जो ए है उस सेट का लिमिट पॉइंट है. ठीक है, तो अब इस ए के अंदर, इस ए के इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स आ रहे हैं इसके ओपन स्फीयर के अंदर, इसीलिए ए जो है कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट है. सो ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, कैपिटल ए. लेकिन ए क्या है? ए इज सबसेट ऑफ वाई. ठीक है, अगर ए वाई का सबसेट है तो y के भी इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स, y के भी इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई करते हैं इन s एप्सिलॉन a में. ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि a इज लिमिट पॉइंट ऑफ y आल्सो. ठीक है, लेकिन y हमने कैसा लिया है? क्लोज्ड लिया है. ठीक है, सो y कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट. y कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट. ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि a जो है वो y में बिलोंग करता है. लेकिन a क्या था? a जो है वो पॉइंट था जिसको an कन्वर्ज करती थी. an क्या थी? y के अंदर एक कॉची सीक्वेंस थी. ठीक है, तो हमें यही चीज़ शो करना था कि an is Cauchy sequence in y and it converges in y. ठीक है, तो वही चीज़ हमने दिखा दी. हमने एक an Cauchy sequence ली. ठीक है, Cauchy sequence ली in y और ये शो कर दिया कि an जो है वो a को कन्वर्ज करता है in y. इसलिए y क्या है? एक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है अपने आप में, लेकिन कंप्लीट सब स्पेस है ऑफ मेट्रिक स्पेस xt, जहाँ पे xt भी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है. ओके,
अब एक छोटा सा थ्योरम देखते हैं कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड इन अ मेट्रिक स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉची सीक्वेंस का बाउंडेड होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम मेट्रिक स्पेस के अंदर मेट्रिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो मान लीजिए an एक सीक्वेंस है, तो हम कैसे कहेंगे कि ये जो कॉची सीक्वेंस है ये बाउंडेड है? तो हम ये ऐसा कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन an and am is less than or equal to some number k for all n belongs to natural number। ठीक है, हम कॉची सीक्वेंस की बात कर रहे थे। अगर मैं कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन कहूँ तो वहाँ पे हम कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन an एंड am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू सम नेचुरल नंबर n नॉट। ठीक है, वो तो ये कहता है कि दो नंबर के बीच में या फिर an और am के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम कम होता जाता है। वो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन थी। लेकिन बाउंडनेस की क्या डेफिनेशन है कि डिस्टेंस बिटवीन an एंड am इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू k, यानी कि दो जो टर्म्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा k से छोटा ही होता है, कभी इन्फिनिटी नहीं होता। तब हम कहते हैं कि वो जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। तो हमें ये चीज़ शो करनी है। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए कोई an क्या है, कॉची सीक्वेंस है इन मेट्रिक स्पेस xd। ठीक है, तो डेफिनेशन लगाते हैं इस पे। तो डिस्टेंस बिटवीन जो भी मैंने कही an एंड am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ठीक है, सो यहाँ पे एक्चुअली 3 डेफिनेशन होती हैं। ठीक है, तो उन 3 में से मैंने एक लगा दी है कि m के बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स के लिए जो an होंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, सो दिस इज डेफिनेशन फॉर कॉची सीक्वेंस। तो अब इसको देखने का कैसा तरीका है, देखिए आपके नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, फिर एक पॉइंट आ रहा है जिसे हम कह रहे हैं m, और फिर इसके आगे सारे नेचुरल नंबर जिसे हम कह रहे हैं n, इसके आगे n। ठीक है, सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग m के बाद जितने भी नेचुरल नंबर हैं इनके लिए ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है, अगर मैं एप्सिलॉन को ही एक k मान के चलूँ तो m के बाद के लिए डेफिनेशन ट्रू है बाउंडनेस की। ठीक है, कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा किसी नंबर से हमेशा छोटा रहता है। ठीक है, तो m के बाद जितने भी नेचुरल नंबर है उसके लिए ट्रू है, लेकिन हमें फॉर ऑल n दिखाना है, यानी कि 1 और m के बीच में जो नेचुरल नंबर्स हैं उसके लिए भी ये डेफिनेशन देखनी है। अब जो है m के बाद के लिए कंडीशन ट्रू है। ठीक है, लेकिन m से छोटे के लिए 1 और m के बीच के लिए हो सकता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा हो या फिर बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि डिस्टेंस बिटवीन an एंड am फॉर n बिटवीन 1 और लेस देन m। ठीक है, इनके लिए कंडीशन हो सकती है कि ये जो है एप्सिलॉन से बड़ा हो। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि k इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एप्सिलॉन एंड डिस्टेंस बिटवीन an एंड am फॉर ऑल n बिटवीन 1 एंड m। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम है उसको k कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये फॉर ऑल 1 और m के लिए ट्रू है। तो दिस इज इट मीन्स, अगर मैं इसको डिटेल में लिखूँ, सो एप्सिलॉन यहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ 1 n फ्रॉम 1 टू m। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन a1 और am, डिस्टेंस बिटवीन a2 एंड am एंड सो ऑन, डिस्टेंस बिटवीन m से जस्ट पीछे यानी कि am-1 और am, इनमें से जो सबसे बड़ा होगा, मैक्सिमम होगा, उसे हम k कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन m। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि k जो है मैक्सिमम है इन सब में से। ठीक है, सो इट मीन्स कि जो डिस्टेंस बिटवीन an एंड am है, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू k फॉर ऑल n बिटवीन 1 एंड m। ठीक है, 1 और m के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके लिए जो सीक्वेंस है
डिस्टेंस बिटवीन ए एन और एम है ये हमेशा क्या रहने वाला है, के से छोटा या फिर उसके बराबर, ठीक है, क्योंकि के क्या है, इन सब में से मैक्सिमम है, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो है एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन पर भी ये कंडीशन लागू होती है कि के जो है मैक्सिमम है इनमें से, तो इसका मतलब ये है कि या तो एप्सिलॉन के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, ठीक है। सो इट मीन्स एप्सिलॉन इज लेस देन और इक्वल टू के, ये दो चीज़ हो सकती है। अब यहाँ से देखिए कि पहली कंडीशन से कि डिस्टेंस बिटवीन ए एन एंड ए एम is less than or equal to k for all n greater than equal to 1 and less than m, यानी 1 से लेकर m से पीछे यानी m-1 तक, तो ये जो बाउंडनेस की कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो है सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है। अब m से लेकर आगे की बात करते हैं, तो m से लेकर आगे की बात में भी क्या है, ये बाउंडेड है, ठीक है। लेकिन कैसे दिखाएं इसको, सी डिस्टेंस बिटवीन ए एन एंड ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन एप्सिलॉन किससे लेस है, के से है, ठीक है। एप्सिलॉन इज लेस देन और इक्वल टू के, दिस इम्प्लाइज कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए एम इज लेस देन और इक्वल टू के। मैंने एप्सिलॉन की जगह क्या लिख दिया, के लिख दिया, बिकॉज एप्सिलॉन इज लेस देन और इक्वल टू के एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। सो यहाँ से दो कंडीशन आ गई, नंबर 1 और नंबर 2। तो ये जो दोनों कंडीशन है ये ट्रू किसके लिए है, 1 से लेकर m और m से लेकर n, ठीक है। सो दिस इज ट्रू, दिस इम्प्लाइज कि ये 1 से लेकर सारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके लिए ट्रू है। सो दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस बिटवीन ए एन एंड ए एम इज लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रू रहने वाला है, मतलब कॉची सीक्वेंस हमेशा क्या होती है, बाउंडेड होती है, ठीक है। और भी थ्योरम देखेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।